हाय वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। थी खबर गरम के हुकूमत के आज उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे लेकिन पीटीआई से तमाशा ना हुआ। मिर्ज़ा गालिब के से माजरत के साथ ये शेर थोड़ी सी तहरीफ के बाद तहरीक इंसाफ के आज के एहतजाज पर अब सादिक नजर आ रहा है। पहले से ही हम बता रहे थे कि तहरीक लग नहीं रही है कि शुरू भी हुई है, मिडिल में पहुंचेगी, पीक पर जाएगी, ये सिर्फ बातें ही लग रही हैं। तहरीक इंसाफ ने कई हफ्ते कबल आज के दिन एहतजाज को नुक्ते अरूज पर पहुंचाने का ऐलान किया था, ये प्लान था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तो 90 रोज़ का अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने कहा था कि अब आर या पार होगा। आज पूरा दिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कुछ शहरों में रैलीज की शक्ल में एहतजाज नजर आया, लेकिन अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल फ्लॉप हो गई। अडयाला जेल के बाहर आज पूरा दिन क्या सूरत हाल नजर आई, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सेनेटर हुमायूं मोमेंट, MNA मौलाना नसीम अली शाह, MNA साजिद खान मोमेंट अडयाला रोड पर पहुंचे, जहां पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। बानी PTI से मुलाकात के लिए 6 रहनुमाओं में सिर्फ तर्जुमान बानी नियाजुल्लाह नियाजी जेल के गेट 5 तक पहुंचे। बानी PTI की तीनों बहनों ने मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इनको रोक दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और महमूद खान अचकजई अडयाला जेल तक नहीं पहुंच सके। सलमान अकरम राजा और महमूद खान अचकजई ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर अलीमा खान और बानी PTI की दीगर बहनों के हमरा रस्मी सा एक एहतजाज किया। पार्टी की चंद खवातीन कारकुन दाहगल नाके पर जमा हुई और नारेबाजी की। PTI रावलपिंडी और अडयाला जेल के करीब कोई बड़ा शोर नहीं कर सकी। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि जितनी पुलिस खड़ी है तो लगता यह है कि एहतजाज भी यही कर रहे हैं। लेट्स वॉच दैट। हमारा मुलाकात मंगल का दिन है, हमारा मुलाकात का दिन होता है। अगर नहीं भी मिलने देते, लेकिन हम तो इमरान खान के लिए जाके बैठेंगे जब तक हमें मुलाकात ना करवाई जाए। तो इसलिए बाकी एहतजाज, जितनी पुलिस खड़ी है यही लगता है एहतजाज कर रहे हैं, जितने चारों तरफ पुलिस खड़ी है। गवर्नमेंट ने एक दफा फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है पार्लियामेंट में, वज़ीर कानून ने क्या कहते हैं? तो इमरान खान जेल में बैठे हैं, जाके उनकी जरूरत है तो जाकर उनसे बात कर लें। इमरान खान तो कई दफा कह चुके हैं कि ये बेचारों के हाथ में ही कुछ नहीं है, तो ये क्या मुज़ाकरात करेंगे। जब एहतजाज होता है ये डर जाते हैं, फिर ये कहते हैं मुज़ाकरात करो। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि आज का दिन कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए यही दिन चुना। इन्हें भी देखिए। आज मैं समझता हूँ काबिल अफसोस है कि आज का दिन अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए चुनना तो अवाम को और कौम को एक कोशिश है कि एक इसको डिवाइड किया जाए और बैन अल-अक़वामी तौर के ऊपर ये मैसेज देना। किसको मैसेज दे रहे हैं आप? भारत को, कि जो दिन है जो पाकिस्तान की पूरी कौम और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कश्मीरी अवाम के नहित्ते जो मजलूम है उनके लिए सॉलिडारिटी के लिए ये दिन मना रहा है। और 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम के खिलाफ और उस दिन आप अपना एक सियासी नॉनसेंस शुरू कर देते हैं। खुदा का खौफ करें, आपके पास पूरे साल में 365 दिन है, आप कोई और दिन चुनते। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत फैसला है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। आज ही के दिन तहरीक इंसाफ की रहनुमा रेहाना डार को गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि बच्चे अगर वालिद से मिलना चाहते हैं तो 2 साल से उन्होंने वीज़े की दरख्वास्त क्यों नहीं दी। मुल्क का कानून 80 साल की रेहाना डार तोड़े या कोई और तोड़े तो एक्शन यकसा ही होगा। उन्हें भी देखिए। एहतजाज हक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट जो है वो अंडर सर्टन कंडीशंस है। ये नहीं है कि आप किसी आइन कानून से मावरा एहतजाज कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। कंफ्यूजन इनके पार्ट पे है जनाब स्पीकर। और फिर एक ड्रामा, एक पॉलिटिकल स्टंट बच्चों को इस्तेमाल किया गया और वो हमदर्दी लेने के लिए बच्चों का स्टंट किया गया। मुझे जनाब स्पीकर ये बताएं कि बच्चे अगर अपने वालिद से मिलना चाहते तो क्या 2 साल में वीजा ना मिलता उन्हें? कभी कहते हैं नाइकॉप हैं, कभी कहते हैं गुम हो गए हैं, कभी कहते हैं एक्सपायर हो गए हैं। आप एहतजाज करें, 100 बार करें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और हमें कोई शौक नहीं है वो आंटी रेहाना को या किसी को कानून 80 साल का तोड़े या 18 साल का तोड़े, एक जैसी बात है। आप क्यों इंटीमेट नहीं करते इंतजामिया को कि हमने एहतजाज करना है, फलां जगह करना है, हम प्रोटेक्शन भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। बहुत थोड़े लोग, जैसे कि हमने कहा, अडयाला जेल की तरफ कोई एहतजाज करने आए, लेकिन सेनेटर हुमायूं मोमेंट वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने डायरेक्टली खिताब किया पीपल्स पार्टी से। ये भी देखिए।
मुझे अफसोस इस बात का, खास तौर पे पीपल्स पार्टी से अफसोस है, उनको याद नहीं है कि उनके लीडर के साथ क्या हुआ था। 25 जनवरी 1978 मौलवी मुश्ताक, उसने अदालत में लोगों को आना बंद कर दिया था। आज भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है। इन लोगों को उसका एहसास नहीं है। ये आज जो जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भुट्टो के साथ जो हुआ था वो सही हुआ था। नंबर 2, 18 दिसंबर 1978 भुट्टो को कहा था कि तुम अपने इसमें खुद आके एविडेंस दे दो। भुट्टो को 25 दिन से इन्होंने साफ पानी नहीं दिया था। यहाँ क्या हो रहा है, ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे जाहिर ये होता है कि ये भुट्टो के पैरवी नहीं कर रहे, ये आसिफ अली जरदारी की पैरवी कर रहे हैं। Kamal Zaman, Kaira and Ahmed West, thank you so much gentlemen for being on the program. Kaira साहब, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के 2 साल बाद पीटीआई एहतजाज कर रही थी। गिरफ्तारियां हुई, अडयाला जेल जाने से रोका गया, कोई बहुत ज़्यादा लोग आए भी नहीं थे। सख्ती मुसलसल रखनी है गवर्नमेंट ने, नहीं करने देना किसी को एहतजाज। बहुत शुक्रिया फरियाद। एक तो ये है कि आज का दिन कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है। उनके साथ जो मजालिम है उसकी तारीख तो बहुत तवील है, लेकिन आज के दिन हिंदुस्तान ने एक और वार किया था इशू ऑफ कश्मीर पे, और उन्होंने कश्मीरियों के खुद साख्ता कानून को ख़त्म करके अनेक्सेशन का उसने जो कोशिश की है, यूँ तो दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन उसकी ये भूंडी और घिनौनी कोशिश अपनी जगह, और इसकी मजम्मत की ज़रूरत थी। आज जो बातें डार साहब ने भी इस पर एहतजाज किया, मैं भी उस एहतजाज में शामिल हूँ। पीटीआई के लिए अच्छा था कि वो और दिन रख लेते, कल का दिन रख लेते, छुट्टी का कोई दिन रख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। आज उनके लिए भी एक एम्बेरसमेंट हुई होगी, लेकिन ये अफसोस वाली बात है। जहाँ तक ताल्लुक एहतजाज का है, बिल्कुल उनका एहतजाज हक है, उनको एहतजाज करने देना चाहिए था। एहतजाज के लिए मैं जो बात करने लगा हूँ ना, ये मेरे दोस्त कई दफ़ा इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि जी अपनी दफ़ा तो ये होता रहा, आज आप बड़े नसीहतें करने बैठ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात का ओपनली इकरार करता हूँ कि मैं खुद उसे इस तरह का एहतजाज करता रहा हूँ जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता था। मैं उस एहतजाजों का हिस्सा रहा हूँ और आगे फ्रंट लाइन पर रहा हूँ। मैं असम्बली के अंदर भी एहतजाज करता रहा हूँ, और मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में स्पीकर का जाके घेराव करके बिल्कुल नारे लगाते थे, हम भी कागज़ फेंकते थे, लेकिन वो अच्छा काम, वो एहतजाज का मुनासिब रंग नहीं है। असम्बली का डेकोरम भी ख़राब होता है, लोगों की नज़र में डेमोक्रेसी की तहकीर हो जाती है। और हमें चाहिए कि सियासी जमातें, किसी एक जमात को नहीं मैं कर, सब सियासी जमातें इसके साथ एक साथ बैठें। पॉलिटिकल एजेंडा भी तय करना होगा और एहतजाज की भी लिमिट्स तय करनी होंगी, ऐवान के अंदर भी ऐवान के बाहर भी। बिल्कुल एहतजाज का हक है, आपको मुकम्मल तौर पे एहतजाज का हक है, लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि आप मेरा हक है एहतजाज वहाँ तक है जहाँ से फरिया आपका हक शुरू होता है। आई एग्री विद यू। अगर इजाज़त दें, अगर एक मिनट की इजाज़त दें कारे साहब, आज पार्लियामेंट हाउस के बैरूनी गेट कई घंटों तक बंद रखे गए क्योंकि पीटीआई के अरकान असेंबली कहीं अडयाला जेल न चले जाएं, उन्हें रोकना था। क्या अब ये न्यू नॉर्मल है कि आप मेंबर नेशनल असेंबली को तो इजाज़त दे दें अगर वो कहीं जाके एहतजाज करना चाहता है, या ये भी नहीं इजाज़त? नहीं, ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल उनके कारकुनों को भी इजाज़त मिलनी चाहिए थी। हाँ, उनको ज़िली इंतज़ामिया को या पुलिस को बहरहाल इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम एहतजाज करना चाहते हैं और एहतजाज नहीं रोकना चाहिए। लेकिन फरिया, ये जो जलाओ घेराव है, माजी में भी होता रहा, रिसेंट माजी में भी हुआ, आजकल भी हो रहा है, इसको बहरहाल हमें रोकना होगा। हमें पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बगैर एहतजाज का रंग इख्तियार करना होगा जिस तरह बाकी दुनिया में होता है, और उसकी टाइम लिमिट मुकर्रर करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि सियासी जमातें, मजहबी जमातें, मुख्तलिफ ग्रुप उठें और वो जीटी रोड ब्लॉक कर दें, वो मोटरवेज ब्लॉक कर दें और फिर एक दिन ही जाके धरने दे के बैठ जाए। इस तरह मुमकिन, ये एहतजाज नहीं है। एहतजाज आपका हक है, लेकिन लोगों की आज़ादी में मुखल हुए बगैर यहाँ तक आपने अपनी आज़ादी इस्तेमाल करनी है, लेकिन बिल्कुल उनको रोकना, उनके घरों पे छापे मारना, ये नामुनासिब बात है। ना इससे कोई बेहतरी होती है, ना इससे कोई नेकनामी होती है, ना माजी में इसका कोई फ़ायदा हुआ। अगर आपने लोगों को एहतजाज से रोकने के लिए गिरफ्तारियाँ की हैं तो आज मीडिया में सारी बातें चल रही हैं, उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो मैं समझता हूँ कि एहतजाज का भी हक मिलना चाहिए और एहतजाज को एक दायरे के अंदर, किसी ज़ाब्ते के अंदर दायरा मैं नहीं कह रहा, ज़ाब्ते के अंदर लाने के लिए सियासी जमातों को अपने अंदर डायलॉग करके कुछ तय करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अब
तादेर नहीं चल सकती। राइट, सेनेटर परवेज रशीद ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी है, जरा देखिए। सर, पीटीआई वाले आज एहतजाज के लिए अडयाला जेल जाना चाह रहे थे, पार्लियामेंट के गेट को ताले लगा दिए गए। मेरा ख्याल है कि ताले बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। जो एहतजाज करना चाहता है वो एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका माजी ऐसा रहा है कि उन्होंने सबको अपने से खौफजदा कर दिए। तो अगर वो पुरअमन एहतजाज करें और जो खौफ उनके साथ वाबस्ता हो चुका है उसको दूर कर दें, तो उन्हें जमहूरी पूरा हक हासिल है अपनी बात कहने का। अहमद अवैस साहब, एक तरफ आज 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर है, दूसरी जानिब पीटीआई एहतजाज कर रही है। आइंदा हफ्ते यौम आज़ादी कौन मनाएगी, पीटीआई उस वक्त भी एहतजाज की कॉल दे रही है। जब कोई विजिट आता है तब भी एहतजाज होता है। अब ये एक लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गई है कि जब भी कोई अहम दिन होता है, कोई अहम विजिट होता है, उसी दिन पीटीआई क्यों एहतजाज करती है? देखिए, बात यह है कि एहतजाज तो गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत के अगेंस्ट होता है। जब आप गलत हथकंडे जो हैं हुकूमत को बनाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, और उससे चिमट के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी ये वह हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो उसके अगेंस्ट एहतजाज है। एहतजाज जो है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लाने के लिए है। एहतजाज है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ अथॉरिटी नहीं होना। यहाँ पे सूरत हाल क्या है, यहाँ पे लोगों की जिंदगी कितनी तंग हो चुकी है। 25 करोड़ लोगों में से आपने 2 दफा बजट आया, बजट को आपने एक लफ्ज किसी ने, वो 24 करोड़ लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, किसी ने नाम लिया उसका? गुर्बत और जो महंगाई का क्या आलम है मुल्क के अंदर, राइट्स को जो है उसके कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर की, फंडामेंटल राइट्स की। इन सारी बातों को भी तो आपने मद्देनजर रखना है। इसको एहतजाज करने के लिए जहां पे कानून को आपने खत्म कर दिया, आइन को आपने उठा के फेंक दिया, जुडिशरी को आपने बिल्कुल निकाला कर दिया और उसका जो है उसकी अथॉरिटी खत्म कर दी। अगर ये ऐसे रहेंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये देखने की ये है कि क्या ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो ये ऐलान कर दें कि हम इलेक्शन ऑडिट कराते हैं। इतनी जरूरत है इनमें किसी में? इसलिए नहीं है कि इनको नजर आता है कि क्या होने वाला है अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, ये सारी सूरत हाल को सामने रखना चाहिए। और जब तक वो उसको हम नहीं समझेंगे, हम एक सब्जेक्टिवली देखते हैं कि एहतजाज नाकाम हो गया, ओके, इफ यू अलाउ मी, खत्म होगा, जिस दिन खत्म होगा उस दिन कटहरे में खड़े होंगे ये लोग सब। ठीक है, इफ यू अलाउ मी कारी साहब, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर बहुत ज्यादा यकीनन पीपल्स पार्टी की बहुत इस पर खदमात हैं, आपकी पर्सनली इस पर खदमात हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी कि शेख वकास अकरम 40 दिन से मुसलसल बगैर बताए ईवान से गैर हाजिर हैं। सो उनकी नशस्त को भी खाली करार देकर इलेक्शन उस पर कॉल हो सकते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑलरेडी नाअहल करार दिए जा चुके हैं। सो एक जो पार्लियामेंट की डेकोरम है, आपके ख्याल से जो अभी डिसीजंस आ रहे हैं, जो सख्ती हो रही है एक ही पार्टी के खिलाफ, वो उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये कहीं पे सेटल होते हैं? प्रिया, पहली बात तो ये है कि शेख वकास अकरम साहब के लिए ये जो इस वक्त सख्ती बनाई गई है, ये उनके लिए 40 दिन का कानून तो मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर जहाँ बल्कि ये भी था कि जो अगर आपने ओथ नहीं लिया तो हमारी तारीख में एक मिसाल है, चौधरी निसार अली खान साहब ने ओथ नहीं लिया तो काफ़ी लंबा अरसा वो असम्बली में नहीं गए थे, पंजाब असम्बली। बट फिर अल्टीमेटली इसहाक डार साहब तो फिर डीसीट हो गए थे जी, वो भी थे जी, मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली उनको फिर डीसीट कर दिया गया था क्योंकि आपने कानून बना दिया था। ठीक, तो सवाल यही है कि जो भी हुआ ये मुनासिब नहीं है। स्पीकर साहब को चाहिए था कि वो उनको नोटिस देते ही उनको कहे कि भाई आपको आना चाहिए, और शेख साहब को भी चाहिए कि कानून के मुताबिक वो स्पीकर साहब को खत लिख के छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। छुट्टी बाकी मेंबरान की भी अप्रूव होती है, स्पीकर साहब को वो भी अप्रूव करनी चाहिए, बाकी मेंबरान को छुट्टी देते हैं उनको भी दें, लेकिन उनको भी प्रोसीजर बहरहाल अडॉप्ट करना चाहिए। छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन उनकी तरफ से जानी चाहिए। जहां तक मेंबरान का ताल्लुक है, ये जो जिनका आपने जिक्र फरमाया, देखिए एक बात
इस पे बहस आप कर लीजिए कि जी वो सजा अच्छी हुई, बुरी हुई, फलान हुआ, थोड़ी हुई, ज्यादा हुई, लेकिन एक बात तय है कि वो अहबाब जिनको सजाएं हुई हैं, जिन मुकदमात में हैं, वो वकूए हुए हैं, उन वकूओं की फुटेज मौजूद है, और अगर उनमें सजाएं हो गई हैं, अदालत ने सजाएं दी हैं, जब तक वो अपीलेट फोरम उसको सस्पेंड नहीं करता या इन सजाओं को सेटिसाइड नहीं करता, उसका नेचुरल सर्कमस्टांस यही निकलना है कि वो मेरी जमात के खिलाफ हो, किसी और जमात के खिलाफ हो, उन मेंबरान को, भले वो कोई भी है, वो आम मेंबर है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने उनकी मेंबरशिप जो है वो डिसीट हो जाना है। लेकिन वो कल अपील करते हैं, और अगर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो उनकी सजा को मुअत्तल कर देती है तो उनकी मेंबरशिप बहाल हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सजाएं हो जाने की सूरत में कानून यही है, उसको आप नहीं रोक सकते। जब तक वो कानून है उसके मुताबिक हमसे चलना होगा। हाँ, इसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं कि वो सजाएं अच्छी हुई, बुरी हुई, ठीक हुई, नहीं हुई, इस पे मुतसादम राह हो सकती, लेकिन सजा होने की सूरत में बहरहाल उसका आउटकम यही होगा। राइट। ऑल पार्टीज काया साहब, आपसे ये सवाल भी है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की बात की है। इज इट अ बिट लेट नाउ डायलॉग के लिए? आपको लगता है कि किसी पॉइंट पर आकर फिर डायलॉग से ये मसले हल होने हैं, या इस हद तक अब मामलात आगे जा चुके हैं कि डायलॉग नहीं हो सकेगा या उससे कोई फायदा नहीं होगा? देखिए ना फ्रिया, जो कन्फ्रंटेशंस होती हैं, तसादम होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, उसके दो तरीके होते हैं रिजॉल्व करने के। जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, एक तो ये होता है कि पॉलिटिकल कुव्वतें बैठती हैं, वो बैठ के डायलॉग करती हैं, वो कमजोर भी हो तो डायलॉग के नतीजे में पावरफुल होती हैं। ये हमारा माजी है। जब हमने 18वीं तरमीम की थी तो बहुत सारे लोगों के मिजाजों के खिलाफ, ख्वाहिशों के खिलाफ 18वीं तरमीम के ऊपर जो सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, तो 8-9 महीने उस पर बहस होती रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि क्या बहसें कर रहे हैं। लेकिन वो हालात थे ना मुल्क के, उनके तहत आपने फैसला किया कि पार्लिमानी जमातें ही बैठी अंदर कमरे में बैठ के बहसें की। ओपन फोरम पे बहस इसलिए ना उस वक्त हुई कि अगर उस पे ओपन फोरम पे होती तो ये सारा कुछ सबुटाज हो जाता, खदशा था। अब सवाल ये है कि अभी भी जो COD हुआ वो भी ऐसे ही था, दो जमातों ने आपस में इख्तलाफात लड़ के समझ आई और फिर इकट्ठे बैठे, चीजें आगे बढ़ी। इसी तरह बाकी जमातों ने भी उसको ज्वाइन किया। हम तो खान साहब को पहले दिन से कह रहे थे, जब वो हुकूमत में आए तब भी कह रहे थे, जरदारी साहब ने भी कहा, बिलावल साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस वक्त कहा, तो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो। और मेरी जमात मुसलसल उनकी गालियों के जवाब में हमेशा ये कहती रही कि डायलॉग ही वाहिद रास्ता है, क्योंकि डायलॉग अगर नहीं करेंगे, सियासी इश्यूज का हल सियासी कुव्वतों ने निकालना है। आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करके सियासी मसाइल हल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास वो ताकत है, आप समझते हैं कि हमने सियासी कुव्वतें जो हैं ये कमजोर हैं, ये नलायक हैं, ये फलां हैं, ये लेजिटिमेट नहीं है, तो 2018 की गवर्नमेंट भी इसी तरह आई थी, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने भी अपनी गवर्नमेंट पूरी की। उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल मौजूद है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है क्या क्या होता रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर तो आपने मसलों का हल निकालना है तो या डायलॉग होगा, और डायलॉग अमंग्स पॉलिटिकल फोर्सेस होता है, या आप फिर इनकलाब करते हैं, या फिर आप अनारकी फैलाते हैं, या आप मुसल्लह जद्दोजहद करते हैं। कई रंग हैं उसके, आप फैसला कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप इनकलाब की राह पे जाना चाहते हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं, आप बेहतर जज हैं, आप समझते हैं आपके लिए वो रास्ता मुनासिब है तो करके देख लें। हमारे ख्याल में वो रास्ता ना उनके लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर है। राइट। हाँ, जो बात हम कहते हैं वो जरा हमारे तजर्बे की बुनियाद पे है, इसलिए हमारे दोस्त जज्बातियत में आके, क्योंकि वो जो बात कही जाती है ना कि नहीं इसका फायदा फिर क्या, ये फिर पार्लियामान क्या है। हम बहुत सारे ऐसी पार्लियामान का हिस्सा रहे, एहतजाज करके रहे। एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें दी गई थी, और पीपल्स पार्टी 17 सीटों के साथ भी बैठी थी। एक वक्त वो था 2002 में हमारे 21 मेंबर तोड़ के 21 मेंबर्स तोड़ के हमारे सामने बिठा दिए गए और हुकूमत बना दी गई। हमारा हक था, मेजोरिटी हमारी थी, लेकिन हम फिर भी असेंबली से बाहर नहीं गए, एहतजाज करते रहे, वहीं खड़े रहे और खड़े होके असेंबली में। और मैं आज भी समझता हूँ प्रिया, असेंबलियों में शोर शराबे से ज्यादा जरूरी है
ज्यादा बेहतर, वो बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन ये ज्यादा जरूरी होता है कि आप वहां खड़े होके अपनी स्पीचेस के जरिए हुकूमत को टफ टाइम दें, मीडिया के जरिए अपनी राय को लोगों तक पहुंचाएं। बाकी किसी का हक है, अगर वो करना चाहता है वो भी एहतजाज को, बहरहाल हमें एक दफा रिकंसिडर करने की जरूरत है कि ये एहतजाज का भी कोई लिमिट मुकर्रर करें, ताकि पार्लियामान का, लोगों का आस्ता आस्ता एतबार बनना है। अब जाते जाते हमारा एतबार पार्लियामान का, ये बात दुरुस्त है कि इलेक्टोरल प्रोसेस हमारा बहुत शफाफ नहीं रहा, उसके वजह से भी और परफॉर्मेंस की वजह से भी, और फिर और बहुत सारी वजूहात हैं कि आज हम जहां खड़े हैं उसका रास्ता दूसरा जो है, एक तो एवोल्यूशनरी है, राइट, और आपस में बैठ के रास्ता निकालना, दूसरा इनकलाब का है। अगर कोई इनकलाब लाना चाहता है तो वो ताकत के जोर पे ले आए, हम क्या कह सकते हैं। राइट, अहमद अवैस साहब, फाइनली डायलॉग ही एक तरीका है, ये एहतजाज आप करते रहेंगे, आपने जैसे कहा ये तो जारी रहेगा, बार बार होगा, लेकिन इससे अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता नजर आ रहा। इज़न्ट इट बेटर कि फिर एक और कोशिश की जाए डायलॉग की? आप हिस्सा है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जहां पे ये बात की गई। जी, अभी कायरा साहब ने बातें की हैं जी, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसके पीछे इनका जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा भी हिकमत की बातें की हैं कायरा साहब, हालात भी हैं, जितनी इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जहां पे इन्होंने एनार्की और इनकलाब की बात की है वो इस लिहाज से ठीक नहीं है कि इनकलाब के लिए कोई यहाँ पे नहीं है ना। इनकलाब ऐसे आते हैं, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशंस पढ़ी हो कि इनकलाब कैसे आए करते हैं, रशिया का इनकलाब देखा, उससे पहले जो है फ्रांस का इनकलाब हुआ, फिर ईरान का इनकलाब हुआ, उससे पहले चाइना का इनकलाब आया, तो आपने एक हफ्ते में इमरान खान को 3 केसों में सजाएं सुना दी, 1 बजे तक रात के जज बैठा होता था। तो ये जहाँ पे सिलेक्टिव अंदाज हो किसी को विक्टिमाइज करने का और किसी को रिलैक्सेशन देने का, तो ये निजाम फिर चलते नहीं है कभी भी, ये अभी चल जाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा जी, एक दिन आवाम का कटहरे के अंदर आएंगे, स्विंग बदलते भी देर नहीं लगती। ठीक है जी कायरा साहब। यार देखिए, मैं बिल्कुल, अहमद अवैस साहब बड़े भाई हैं, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशंस थोड़ा बहुत पढ़ा है जी। दुनिया में रेवोल्यूशन अक्सर जो हैं वो नाकाम हुए, और जहां कामयाब हुए वहां भी बहुत खौफनाक थे, और रेवोल्यूशन पीसफुल नहीं होते, रेवोल्यूशन ब्लडी होते हैं बहुत, वो रशिया का हो, वो चाइना का हो, वो फ्रेंच हो, वो ईरान का हो, तो उसमें खून ही बहता है। और बहुत सारी दुनिया में ये जो रेवोल्यूशन थे इनकी भी हिस्ट्री आगे जाके क्या हुई, और जो दुनिया में बहुत सारे और इनकलाब थे जो नाकाम हुए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि वो इनकलाब का दूसरा रास्ता है, ये जो एहतजाज का रास्ता है ये आपको डायलॉग के साथ क्लब करना पड़ता है। हमारी दानिश में हम, हो सकता है इनका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मैं जो अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि जब तक आप बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता पैदा नहीं करते, फर्ज करें आपने इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करना है, तो सियासी जमातें बैठेंगी तो इलेक्टोरल प्रोसेस के शफाफियत के लिए, कानून साजी ठीक करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को ठीक करने के लिए तो बैठ के लेजिस्लेशन करेंगी ना, आपस में बैठ के कोई रूल्स तय करेंगी। इस बात से मैं एग्री करता हूं, मैं बारहा कह चुका हूं, मैं एग्री करता हूं इस बात से कि डायलॉग होना चाहिए। That's very इसी तरह right, gentlemen, very interesting debate. Unfortunately मेरा वक्त खत्म हो गया, but we've agreed on dialogue. This is a breaking for me, at least. हम एक break लेते हैं, we will be right back. एंड वेलकम बैक। आज 5 अगस्त है और पाकिस्तानी कौम ने आज का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया। भारत ने आज से 6 साल कबल मकबूजा कश्मीर का खुसूसी तशख़्ख़ुस ख़त्म करके कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया। 5 अगस्त के बाद से अब तक हज़ारों कश्मीरियों को पाबंदे सलासल कर दिया गया। ताहिम भारत कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को दबा नहीं सका है। पाकिस्तान भर में आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलीज, सेमिनार्स, तकरीबात का इनेकाद किया गया। कौमी असम्बली के इजलास में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर 2 मुज़म्मती करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गईं। कौमी असम्बली में पहली करारदाद वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने पेश की, जिसमें कहा गया कि भारत के मुतासिबाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। दूसरी करारदाद शाजिया मरी ने अंग्रेज़ी ज़बान में पेश की। दोनों करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गईं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि भारत के मुतासिबाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म व जबर का बाजार गर्म रखे हुए है।
हालिया मार्का हक ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। लेट्स वॉच अमीर मकाम। ईवान पाकिस्तान के कश्मीरी अवाम के साथ उनके जायज और उसूली हक़ खुद इरादियत के हसूल की जदोजहद में जो मुतल्लिक़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में तस्लीम शुदा गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा करता है। गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान भारत के इन तमाम इक़दामात को मुस्तरद करता है, भारत के इन तमाम क़वानीन और पॉलिसियों को भी मुस्तरद करता है। ये ईवान आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भारत के इश्तिहार अंगेज बयानात और बेबुनियाद खती तौर पर मुस्तरद करता है और यही ईवान मुतालिबा करता है कि भारत अपनी 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एक तरफा इक़दामात को फौरी तौर पर वापस ले। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution में से आए। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात अता ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, उन्हें भी देखिए। पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर, वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, वो दीगर बैनुल अक़वामी सतह पे फोरम्स हो, कश्मीरियों की हमेशा आवाज उठाई है और हम उठाते रहेंगे। जब मोदी सरकार कश्मीरियों के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दामात उठाती है, कश्मीरियों का वलवला, कश्मीरियों का जोश, उनकी डिटर्मिनेशन मजीद मजबूत होती है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों को उनका हक मिल के रहेगा और इंशाअल्लाह ये जो नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ताला ये हो के रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के ऐवान से कोई इख्तिलाफी बात नहीं जानी चाहिए। और भी दिन होंगे 5 अगस्त के अलावा जब हम आपस में इख्तिलाफ कर लेंगे। जनरल ज़ाहिद महमूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज 5 अगस्त है। भारत ने आइन के आर्टिकल 370A में तरमीम करके कश्मीर की खुद मुख्तार रियासत का स्टेटस बदल दिया था। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी की पेशकश की कश्मीर के मामले पर। क्या एट सम पॉइंट हम समझ सकते हैं कि अमेरिका की मदद से या उनका इंटरेस्ट हम गेन कर सकते हैं इस मसले को हल करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, दिस इज अ सीरियस एप्लीकेशन। ये जो 370 और जो कश्मीर की चीज़ें हुई हैं, तो एक पूरी स्टेट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है जी इसको करने के लिए, और बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े हैं। अभी वो बल्कनाइजेशन करना चाह रहे हैं कश्मीर की, और ये बड़ा पुराना कॉलोनियल टैक्टिस है कि आप छोटे छोटे एथनिक कंपार्टेशन करके और उसको फिर आप रूल करें जी, और कश्मीरी जो आइडेंटिटी है उसको हमला करें। कहने का मकसद ये है कि इतनी डीप एप्लीकेशन है इंडिया की तरफ से, इससे उसको राजी करना, उससे बातचीत करना, इसको कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे लेना बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक इन्वायरमेंट तो है कि कम से कम अगर हमें डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन नहीं भी कराते या हेल्प नहीं भी कर पाते, तो जो फंडामेंटल रेजोल्यूशंस है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसके अंदर एक वीटो पावर अमेरिका के पास पड़ी है। और इस वक्त जिस तरीके से वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं इंडिया की अपने जियो इकोनॉमिक्स को मद्देनजर रखते हुए, तो ये एक छोटी सी विंडो हमारे पास अवेलेबल है। उसके ऊपर हमें बड़ा सीरियसली काम करने की जरूरत होगी, और हमें अगर उनको हैसन करना है तो ऑफ कोर्स उसके लिए फिर आपको भी कुछ लीवरेजेस देनी पड़ेंगी। बट इस एनवायरनमेंट का हम फायदा सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवर से उठा सकते हैं कि और कम से कम कुछ नहीं तो जो फंडामेंटल रेजोल्यूशन है इन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ या उसके ऊपर बातचीत, या इस मसले को तमाम पावर जो है वो समझे कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड मसला। वो जब हो जाएगा तो फिर प्रॉबेबली आगे थोड़ा सा हेल्प हो सकती है अगर हमने इसको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल वेज और एप्लीकेशन के साथ इस मसले को हल करना है जी। राइट, तो पाकिस्तान को जी अगर इजाजत दें, भारत की जानिब से ऑपरेशन महादेव कोट एंड कोट एक लेजिट तौर पर उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ उन्हें सबूत मिले हैं जो कि रिडिकुलस सबूत वैसे ही थे। उन्होंने कहा कि हम उनको पाकिस्तान से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं सबूतों के बुनियाद पर। सो लग यही रहा है कि भारत एक और हमला करना चाहता है पाकिस्तान पर। कल आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि रात के वक्त झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे भी किया गया कि भारत के प्लेन्स शायद आए हैं कश्मीर की तरफ, और इस किस्म की बातें झूठे अकाउंट से की गई। व्हाट इज इंडियाज प्लान? देखिए, इंडिया का मैंने जैसे पहले जिक्र किया है कि इंडिया का प्लान जो है वो पूरे कश्मीर को जो उनकी साइड पे उसको तो इनिशियली हड़प करने का है, और उसका जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे कर रहे हैं थ्रू जेरीमैंडरिंग, थ्रू सेटलमेंट्स। फिर उन्होंने कम्बिनेशन बड़ी जबरदस्त लगाई है जी, सैनिक्स और पंडित्स उनको ला के बात कर रहे हैं। 3.4 मिलियन लोगों को वो ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स जो डोमिसाइल्स है वो दे चुके हैं। 200
1000 घर से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा वो बाहर के सेटलर ला, तो अराउंड 3.4 मिलियन, तो इस 13 मिलियन के रीजन में वो बाहर से लोग ला चुके हैं, इसकी डेमोग्राफी चेंज कर चुके हैं। तो ये सिर्फ जो चीजें है ना जी, स्मोक स्क्रीन में क्रिएट करना चाहते हैं टेररिज्म का, कि लोगों की तवज्जो इस टेररिज्म की तरफ हो कि ये टेररिज्म का निशाना हो रहा है कश्मीर। हालांकि और जितनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेट, जितनी पॉलिटिकल एफर्ट है, या इसको री इंजीनियरिंग कह लें, कि वो पॉलिटिकल डीएनए ही कश्मीर का चेंज करना चाहते हैं। आपको थोड़े से बाद पता चलेगा, अब देखिए ना 2020 में ये लॉज पास करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के, और ये वाले, और 2023 तक 3.4 मिलियन को सर्टिफिकेट दे चुके हैं और 200 से ज्यादा घर वो वहां पे लोगों को ला चुके हैं। तो ह्यूज नंबर वो ले आया है जी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो डेमोग्राफिक कू जिसको मैं बोलते हैं ना जी, इट इज बेसिकली डेमोग्राफिक कू उन्होंने कर दिया है कि खामोशी के साथ बगैर कोई वेपन फायर किए, जो मिलिट्री इतने अरसे से 90 की दहाई से लेकर अभी तक हासिल नहीं कर सकी, वो अपने हम ये जो पॉलिटिकल और लीगल एक्शंस है इनसे हासिल कर लें। जो इजरायली अनफॉर्चुनेट मॉडल है जो उन्होंने सेटलमेंट्स किए, वो यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। बाकी ये टेक्निकल चीजें हैं, महादेव, ये टेररिज्म से मिलाना, एक्चुअली ह्यूज थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जिसको हमने चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। बाकी उनका कैरेक्टर है। अब पाकिस्तान ने देखना है कि हम किस तरीके से अपने ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क को इकट्ठा करके तो इसको फर्दर अभी रोके, पहले इसको रोकने और फिर हमने इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हमने और हसूल की तरफ जाना है। लेकिन अगर हम कुछ रीसेंट डेवलपमेंट देखें, आपने कहा लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हमारे सामने एंड लॉट इज हैपनिंग जो बिहाइंड द सीन है। मगर हमने ये देखा अमेरिका की जानब से कहा गया कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, रूस यूक्रेन जंग में रशिया की मदद कर रहा है, जबकि उसे यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। पब्लिकली ये कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वजह क्या है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त नाराज़गी की मोदी सरकार से, कंसिडरिंग के इंडिया में तनकीद ये हो रही है मोदी साहब पर कि वो तो सपोर्ट करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को ड्यूरिंग द इलेक्शन? इनका असल चेहरा ट्रंप ने महसूस कर लिया जी, डुअल फेस जो है, कि ये वो कहते हैं ना कि बातें तो मेरे साथ करता है, दिल की बातें डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंड मुझे कहता है, और मैं नारे मेरे मारता है कि आपकी बात डोनाल्ड ट्रंप सरकार, लेकिन असल में तो मिला हुआ रशिया के साथ है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट पुतिन पे भी गुस्सा है जी, कि यूक्रेनियन वॉर जो इन्होंने क्लेम किया था, कि ये याद है आपको, बड़ा कहा करते थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर शुरू ही ना होती, फिर कहा जी मैं 48 आवर्स में खत्म कर दूंगा। और पुतिन हैज डिसअपॉइंटेड हिम, उन पे भी गुस्सा है, पुतिन को भी कट टू साइज करना चाहते हैं। और पुतिन के अंदर या रशिया को जो भी मिलिट्री सपोर्ट या इकोनॉमिक सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट जिस मुल्क से भी आ रही है, इस वक्त वो ट्रंप के निशाने पर हैं। कितनी देर रहते हैं या कितने जल्दी इंडिया से कम करते हैं, क्योंकि इंडिया का तो करैक्टर है नहीं कि अलायंसेस वाले लोग तो है नहीं, इनको जिधर फायदा मिलेगा ये फौरन उधर भाग जाएंगे। कहते तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये, कल तक आप अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहे थे, आज अगर आप इंडियन मीडिया खोलें तो मेरे ख्याल में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान से थोड़ी सी तवज्जो का जो परसेंटेज है वो कम हुई है, और प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका के ऊपर जरा ज्यादा जबान तराशी हो रही है, और अपना जो रियल करैक्टर है वो सामने आ रहा है। फिर अमेरिका डिसअपॉइंट हुआ है, उसने इन्वेस्ट किया जी इतने 20 साल इस को बनाने में, टू मेक इट अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कह ले या अपना वॉच डॉग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, वो पैसा उनका डूब गया है। उन्हें पता चल गया ये पेडिग्री डॉग वॉच डॉग तो है नहीं, ये तो एक स्ट्रे डॉग निकला है, तो ये अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। तो मुझे तो आई थिंक वो उसको और प्रेशराइज कर रहा है। जो एडवांटेज वो पहलगाम में पाकिस्तान की जो मिलिट्री एम्बेरसमेंट इन्फ्लिक्ट की है इंडिया के ऊपर, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं जी प्रेसिडेंट ट्रंप टू अचीव देयर जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। General Zahid Mahmood, thank you so much for joining us. We'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। नैब ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की तामीराती प्रोजेक्ट बहरिया टाउन की 2 कॉर्पोरेट दफातर समेत अरबों रुपए मालियत की 6 जायदादों की नीलामी के लिए 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। नैब की जानिब से इन जायदादों की नीलामी की तारीख का तयन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मलिक रियाज और बहरिया टाउन की इंतजामिया की जानिब से नीलामी रुकवाने के लिए दायर की गई दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इन तमाम जायदादों की नीलामी का हुक्म एहतसाब अदालत ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मलिक रियाज को इश्तिहारी करार देने के बाद किया था। इस वक्त मलिक रियाज को 3 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इनमें से एक मुकदमा बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का भी है। इस केस में एहतसाब अदालत ने अज़्म पेशी की बिना पर मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज को इश्तिहारी करार दिया था।
इसके अलावा फेक बैंक अकाउंट केस में भी मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मलिक रियाज की कौन कौन सी जायदादें नीलाम की जा रही हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। इन जायदादों में बहरिया टाउन के 2 कॉर्पोरेट दफातर, एक तालीमी इदारे की इमारत, क्लब और एक शादी हॉल के अलावा सिनेमा घर भी शामिल हैं। इन असासों की बोली इश्तिहार में दी गई कीमत से शुरू होगी और सबसे ज़्यादा बोली देने वाले शख्स को कामयाब करार दिया जाएगा। नैब ने बहरिया टाउन की कमर्शियल एरिया में वाकई सिनेमा घर की कीमत 1 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़ की है। एक इंटरनेशनल अकेडमी की इमारत की नीलामी की बोली 1 अरब 7 करोड़ रुपए से शुरू होगी। बाकी डिटेल्स भी आपके सामने हैं। इमरान शफीक साबिक नैब प्रोसिक्यूटर हमें ज्वाइन करे हैं एंड इदरीस अब्बासी साहब हमारे रिपोर्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे। आई स्टार्ट विद यू इमरान शफीक साहब। बहरिया टाउन के 2 कॉर्पोरेट ऑफिसेस के साथ साथ 6 जायदादों की नीलामी की जाएगी। क्या ये एक अकॉर्डिंग टू द बुक्स दुरुस्त अमल है या जैसा कि दूसरी साइड से क्लेम किया जा रहा है कि ये उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है? व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, इसमें 2 तरह के मुकदमात हैं या उनको 2 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो मलिक रियाज साहब के बेटे अली रियाज साहब ने प्ली बारगेन की थी अदालत में। ग़ालिबन 9 अरब रुपए का केस था वो करप्शन का, और उस केस में उन्होंने प्ली बारगेन की। प्ली बारगेन का मतलब ये होता है कि आपने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, आपको अदालत की तरफ से सज़ा हो गई और उसके बाद आपको सिर्फ सेंटेंस नहीं की गई, आपको जेल नहीं भेजा गया, लेकिन आपके साथ जो पैसों की रिकवरी होनी थी जो आपने तस्लीम कर ली वो सारी की सारी आपने अदा कर ली। मेरी मालूमात की हद तक जो है वो उस प्ली बारगेन में नैब ने इन्होंने बहरिया टाउन ने बतौर गारंटर जो है वो अली रियाज की बहरिया टाउन चूंकि एक लीगल पर्सन है यानी एक कंपनी है, उन्होंने अपनी जो जायदादें थी ये मॉर्गेज की थी नैब के सामने। तो जब मॉर्गेज डीड है उस डीड के अंदर ये बात दर्ज थी कि अगर नैब को ये पैसे देने में फेल होते हैं तो वो नैब मॉर्गेज को फरोख्त करके उसकी नीलामी करके वो पैसे वसूल कर सकता है। और अगर पैसे वो अदा कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टियां रिलीज हो जाएंगी। और मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो 8 प्रॉपर्टियां थी टोटल जो मॉर्गेज हुई थी, जिनमें से 2 प्रॉपर्टियां नैब ने रिलीज कर दी क्योंकि उनके हिस्से की किस्तें जो है वो उन्होंने अदा कर ली थी। बाकी 6 प्रॉपर्टी जो थी वो उनकी किस्तें अदा नहीं हुई, तो वो नैब ने मॉर्गेज डीड के मुताबिक अदालत में जो बयानात रिकॉर्ड हुए, स्टेटमेंट हुई और जो वो प्ली बारगेन के तहत कन्विक्शन हुई, उसकी रोशनी में वो नैब को इख्तियार हासिल है कि वो उसको बेचने का हक रखते हैं। हाँ, अगर ये कहा जाए कि मलिक रियाज साहब की जो के खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं जिनमें वो इश्तिहारी हो चुके हुए हैं, अगर उनमें से कोई प्रॉपर्टी इश्तिहारी होने की बुनियाद पर अगर उनकी प्रॉपर्टियां बेची जा रही हों तो मेरी नजर में कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। कानून में असल में जब कोई मुल्जिम इश्तिहारी हो जाता है तो उसकी पेरिशेबल जो प्रॉपर्टीज हैं यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिनके खत्म हो जाने का अंदेशा हो वो प्रॉपर्टीज तो बेची जा सकती हैं, लेकिन ठीक है, राइट, हम उसकी मज़ीद डिटेल लेते हैं। इदरीस अब्बासी साहब, आप किस तरीके से इस केस को देख रहे हैं? क्या इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नीलामी हो जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले भी कुछ जायदादों की नीलामी की गई लेकिन किसी की बोली नहीं लगाई गई। बहुत शुक्रिया। देखें, मामला तो सारा ये शुरू होता है 190 मिलियन पाउंड केस से, और वहाँ से जब मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक जो हैं वो अदालत में पेश नहीं होते और अदालत उनको इस केस में इश्तिहारी करार दे देती है। ये कोई पहला केस नहीं है मलिक रियाज और बहरिया टाउन पे। इससे पहले एक जाली बैंक अकाउंट केस है, वो पहले से अदालत में ज़ेर समाअत था, और जो रावलपिंडी की एहतसाब अदालत है वहाँ पर भी बहरिया टाउन और मलिक रियाज जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनके खिलाफ जो है वो नैब का एक एहतसाब अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत था, जिनमें अब वो इश्तिहारी हो चुके हैं, ना सिर्फ उस मुकदमे में बल्कि जाली अकाउंट केस में भी और फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस में भी। यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है, जिस तरह इमरान शफीक साहब जो एक बात कर रहे थे, इसमें एक और चीज़ है, मलिक रियाज साहब के दामाद हैं जैन मलिक, वो भी इन जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस में थे और उन्होंने भी अपनी 8 अरब रुपए की प्री बारगेन जो है वो की थी, और उसमें भी उन्होंने बहरिया टाउन की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो उन्होंने अश्योरिटी के तौर पर जमा करवाई थी, और वो भी कुछ की किस्तें हुई थी और कुछ की किस्तें नहीं हो सकी थी। जो अब ये आपको 6 जिस तरह मैं बताऊं तो 2 कॉर्पोरेट दफ्तर हैं, एक तालीमी इदारे की इमारत है, सफारी क्लब है, एक शादी हॉल है, और उसके अलावा एक सिनेमा घर है जो
7 तारीख को ऑक्शन होने जा रहा है। इससे पहले अप्रैल में, इसी रवा साल अप्रैल में ऑक्शन जो है वो की गई थी और उसके लिए प्रॉपर मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया गया था, एक प्रॉपर प्रोसीजर जो अपनाया गया था ऑक्शन के लिए। लेकिन उस टाइम किसी ने बिड ही नहीं की थी, ना कोई वहां पर बंदा आया था उस तारीख में और ना किसी ने उस ऑक्शन में हिस्सा लिया था। और उसके बाद बैरिया टाउन की जानिब से उस नीलामी को रोकने की, क्योंकि एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी होने की बिना पर एहतसाब अदालत ने ऑर्डर दिया था कि उनकी जो जायदाद है उनको जब्त करके नीलाम किया जाए, तो उसके खिलाफ बैरिया टाउन की जानिब से और मलक रियाज की जानिब से प्रॉपर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में इस डिवीजन बेंच ने जो है वो कल मुख्तसर फैसला देते हुए ये कहा कि जो नीलामी होने जा रही है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त है और जो इनकी मलक रियाज की जो दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद किया। और उसके बाद जैसे ही ये ऑर्डर आया और साथ ही नैब की जानिब से इश्तिहार दे के 7 अगस्त की जो है वो अब नीलामी की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन इसमें यह सबसे अहम चीज़ है कि जो कीमतें नैब की जानिब से रखी गई हैं, जिस तरह अब सिनेमा घर की कीमत जो मुख्तस की गई है वो 1 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़ की गई है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल एकेडमी की इमारत है उसकी 1 अरब 7 करोड़ शुरू है। उसके अलावा जो सफारी क्लब है उसकी 1 अरब 24 करोड़ रुपया जो है वो रखी गई है। अब देखना यह है कि इसका एक प्रोसीजर इन्होंने रखा है कि ये किस्तों में अमाउंट्स जो है वो देनी है, लेकिन इसको कौन खरीदता है, क्योंकि जो इस टाइम मार्केट में ओवरऑल सिचुएशन है, कोई भी लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी जी बिल्कुल उनकी साख मुतासर हुई है बिल्कुल। इससे ना सिर्फ ये जितना एक अरसे से बैरिया टाउन के हवाले से जो चीजें चल रही हैं, तो वहां की जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो काफी गिरे हैं और इसका आने वाले अरसे में अगर ये नीलामी हो जाती है, अगर ये सारी की 6 प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं और नीलामी मतलब प्रॉपर तरीके से हो जाती है, तो आने वाले वक्तों में जो वहां के रिहायशी हैं ना सिर्फ उनको मसला होगा, बल्कि जो बैरिया टाउन जितना भी है, चाहे वो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है और कराची है, लाहौर है, ये सारे के सारे अगर एक्वायर होने की तरफ भी जाए जा सकते हैं और उसके बाद इनकी कीमतों में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आएगी और जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत नुकसान होगा। राइट। इमरान शफीक साहब, मलिक रियाज ने आज अपने एक्स अकाउंट में हुकूमत को बात करने की ऑफर की है और कहा है कि सालिसी करवाई जाए, अगर सालिसी में कोई रकम तय होती है तो मैं उसको अदा करने के लिए तैयार हूँ। क्या नैब या हुकूमत को ऐसी ऑफर हो सकती है और क्या वो उसको ऑफिशियली कबूल कर सकते हैं? देखिए, ये तो इस बात की आपने 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस जो है उसमें उसकी हिस्ट्री जो है बुनियादी तौर पर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके मलिक रियाज साहब ने बारगेन की थी और वो डील ही थी एक, और वो अदालत ने डील करवाई थी और उस डील के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीकाकार इख्तियार किया था वो पाकिस्तान के अदरवाइज तो किसी कानून का हिस्सा नहीं है। यानी नैब का अगर किसी पर मुकदमा दायर हो तो उसमें उसका तरीकाकार तो यही है कि प्ली बारगेन होती है, अदालत मुल्ज़िम एहतसाब अदालत में जाके वो करता है, नैब के पास पूरा इख्तियार होता है। लेकिन उस केस में अदालत ने जो कुछ भी तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने वो अपने ही तरीकाकार के मुताबिक खुद से ही तय किया था उस वक्त के जजों ने सुप्रीम कोर्ट के। तो इसलिए मलिक रियाज साहब के लिए जो पाकिस्तान की बुनियादी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें तो मलिक रियाज साहब के लिए डील करने पर अगर आए तो वो कानून उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से जो जहां मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, डील करने वाले, डील करवाने वाले, डील में शामिल होने वाले, वो उस हिसाब से उनके साथ वो कर लेंगे। इट्स अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। कानून में तो अगर वो मुल्जिम हैं तो जब तक वो अदालत के सामने पेश नहीं होंगे, अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और नैब जो है वो कानून के मुताबिक उनके साथ अगर या तो वो केस लड़ेंगे या वो प्ली बारगेन करेगा और वो अपनी चीजों को सरेंडर करेंगे, जो वो कानून का तो तरीकाकार ये है। लेकिन अगर वो ये तरीकाकार इख्तियार नहीं करते, क्योंकि हुकूमत के पास नैब के केसों में किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर केस नैब में पेंडिंग है तो हुकूमत के पास किसी किस्म का समझौता करने का बुनियादी तौर पर कोई इख्तियार उनको हासिल नहीं है। ये इख्तियार नैब ही को हासिल है और नैब भी अदालत से अप्रूव करके कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें बुनियादी तौर पर 3 स्टेक होल्डर्स होंगे। नंबर 1 एहतसाब अदालत, जिसने इस प्ली बारगेन को अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है उसको मंजूर करना है और उसके लिए पहली शर्त ये होगी कि वो बहरहाल अदालत के सामने सरेंडर भी करेंगे। दूसरी चीज ये है कि उसमें नैब खुद नैब चेयरमैन और नैब अदारा के तौर पर शामिल होगा और तीसरा जिस पर इल्जाम है यानी मलिक रियाज साहब वो शामिल होंगे या जो भी उनकी तरफ से है। बाकी अगर फेडरल गवर्नमेंट के है या कोई और इदारा के है कि हम ये डील करवा देते हैं और होनी चाहिए, तो ये तो पाकिस्तान में
प्रैक्टिकली कर लें तो अलग बात है। कानून में जो हम कानून के तालिब इल्म के तौर पर विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा इख्तियार किसी के पास नहीं। राइट, सो इदरीस भाई साहब, गल्फ में भी इस वक्त बहरिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपने कहा यहाँ पे असर हुआ। खुद मलिक रियाज ने भी ये ट्वीट की, उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन के खिलाफ हुकूमती एक्शन की वजह से मुल्क भर में बहरिया टाउन का ऑपरेशन मुतासर हुआ है। क्या गल्फ के प्रोजेक्ट के ऊपर भी उनके कोई इम्पैक्ट आ सकता है? देखें, जब से ये मसला चल रहा है और ख़ासतौर पे जब से 190 मिलियन पाउंड केस में वो इश्तिहारी हुए हैं, उसके बाद वो जो उनके खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केसेस थे, जब आप इश्तिहारी होते हैं ना सिर्फ आपकी जायदाद मुंजमद की जाती है बल्कि आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सीज हो जाते हैं। और उनके चूँकि वो एक कंपनी होल्ड करते हैं, बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रॉपर बहरिया टाउन की एक कंपनी है, तो उस कंपनी के भी साथ साथ उन मलिक रियाज की वजह से और उनके बेटे की वजह से, चूँकि वो इश्तिहारी हैं, तो उसके साथ साथ उनकी कंपनी के भी अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज हो चुके हैं। चूँकि फ्रीज होने की वजह से, जिस तरह उन्होंने जो ट्वीट की बात करें उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी सर्विसेज हैं, चूँकि बहरिया टाउन लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको एक सर्विसेज दी जाती है, मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी रुकी हुई हैं। फिर वहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज रुकी हुई हैं, ठीक है, अकाउंट्स बंद है, ये सारी चीज़ें। राइट, थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इसके ऊपर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।